नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने पर मीडिया से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, अच्छी बारिश की वजह से देश में अच्छी फसल की उम्मीद। जल संग्रह क्षेत्र में भी हुई है बढ़ोतरी। पवित्रा मार्गरेटा ने अफ्रीका के दौरे पर एस्वातिनी के कृषि मंत्री और प्राकृतिक संसाधन एवं ऊर्जा मंत्री से की मुलाकात। कृषि क्षेत्र और ऊर्जा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर हुई उपयोगी चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ती मांग के चलते भारत के चाय निर्यात में बढ़ोतरी। इसकी वजह है 2024-25 में देश का चाय निर्यात बढ़कर हुआ 2,57,880 टन। रूस भारतीय पारंपरिक चाय के शीर्ष आयातकों में शामिल। हिमाचल प्रदेश में नदी नाले उफान पर। कुल्लू, मंडी, सिरमौर में भूस्खलन से कई जगह यातायात अवरुद्ध। उत्तराखंड में भी बारिश का दौर जारी। देहरादून, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र आज बंद। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने पर मीडिया से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि अच्छी बारिश की वजह से देश में अच्छी फसल होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने अच्छी बारिश को किसानों, उनकी फसलों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि अभी तक जितने आंकड़े सामने आए हैं उसमें बीते 10 सालों में इस बार अच्छी बारिश हुई है, जिसकी वजह से देश में जल संग्रह व भंडारण क्षेत्र में 3 गुना तक की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साथियों, मानसून नवीनता और नव सर्जन का प्रतीक है और अब तक जो खबरें मिली हैं, देश में मौसम बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। कृषि को लाभदायक मौसम की खबरें हैं और बारिश किसानों की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और इतना ही नहीं, हर परिवार की अर्थव्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब तक जो मुझे जानकारी दी गई है उस हिसाब से पिछले 10 वर्ष में जो पानी का भंडार हुआ है इस बार, वो करीब करीब 3 गुना हुआ है, जिसका आने वाले दिनों में भी देश के अर्थतंत्र को बहुत लाभ होगा। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अफ्रीका के दौरे पर हैं। विदेश राज्य मंत्री मार्गरेटा ने एस्वातिनी के कृषि मंत्री मंडला तशावुका से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कृषि क्षेत्र में संबंधों को बढ़ाने पर चर्चा की। एक्स पर एक पोस्ट में मार्गरेटा ने कहा, एस्वातिना साम्राज्य के कृषि मंत्री माननीय मंडला तशावुका से मिलकर खुशी हुई। कृषि के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर उपयोगी चर्चा हुई। पवित्रा मार्गरेटा ने एस्वातिनी के प्राकृतिक संसाधन एवं ऊर्जा मंत्री प्रिंस लोकोखेला के साथ भी बातचीत की। दोनों ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। और भारत के चाय निर्यात में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसकी वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ती मांग है। वित्त वर्ष 2024-25 में देश का चाय निर्यात बढ़कर 2,57,880 टन हो गया है। ये पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 2.85% ज्यादा है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया के मुताबिक निर्यात बढ़ने की वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मजबूत मांग और देश के प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों से निर्बाध आपूर्ति होना है। रूस भारतीय पारंपरिक चाय के शीर्ष आयातकों में से एक बना हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात उपभोक्ता और पुनर्निर्यात केंद्र दोनों के रूप में भारतीय चाय का एक प्रमुख आयातक बना हुआ है, जबकि विशेष रूप से असम और दार्जिलिंग चाय के लिए यूनाइटेड किंगडम एक स्थिर बाजार बना रहा है। अन्य बाजारों में अमेरिका, सऊदी अरब, मिस्र, जर्मनी, चीन और कजाकिस्तान शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक उत्तर भारत से होने वाले चाय के निर्यात में वित्त वर्ष 2024-25 में 8.15% का उछाल देखा गया है, जो कि बढ़कर 1,61,200 टन हो गया है।
जो कि पिछले साल समान अवधि में ये 1,49,050 टन था। चाय निर्यात की वृद्धि को गति देने में कई अंतर्राष्ट्रीय बाजारों ने अहम भूमिका निभाई है। इन बाजारों ने स्वास्थ्य केंद्रित और विशेष मिश्रणों वाली भारतीय चाय में रुचि दिखाई। और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को जबरदस्त सफलता मिली है। इस योजना से हमीरपुर जिले में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा और आम लोगों को आत्मनिर्भरता मिल रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका लक्ष्य देश के 1 करोड़ परिवारों को उनकी छतों पर सोलर पैनल लगवाकर मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। ये योजना न सिर्फ बिजली बचत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि आम लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का जरिया भी बन रही है। इस योजना का बेहतरीन उदाहरण उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में देखने को मिला है, जहां अब तक 680 परिवारों ने अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाकर इसका लाभ उठाया है। इससे न केवल उनके बिजली बिल खत्म हो गए हैं, बल्कि वे अब अपनी ज़रूरत की बिजली खुद बना रहे हैं और अतिरिक्त बिजली को बेचकर आमदनी भी कर रहे हैं। ये योजना आम लोगों को आत्मनिर्भर बना रही है और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में मजबूत कदम है। और पक्का थ्रेसिंग फ्लोर बनवाने से किसानों को अपनी फसलों को सुखाने के लिए पक्की और स्थायी जगह मिल जाएगी, जिसकी मदद से उनके सामने से फसल के खराब होने का डर खत्म हो जाएगा। फसल की बुआई, रोपाई और कटाई करने से ही किसानों का काम खत्म नहीं होता है। फसल कटाई के बाद उनकी थ्रेसिंग यानी फसलों को सुखाने के लिए भी सही जगह होती है, क्योंकि फसल कटाई के बाद उनका सुखाना बहुत ज़रूरी है। अगर फसल से सही से सूख ना पाए तो उसको सड़ने का, खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में किसानों को सहूलत देने के लिए बिहार सरकार एक योजना लेकर आई है। बिहार सरकार प्रदेश के किसानों को पक्का थ्रेसिंग फ्लोर बनवाने के लिए 50% सब्सिडी भी दे रही है। ये सब्सिडी पक्का थ्रेसिंग फ्लोर योजना के तहत दी जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज सुखाने के लिए साफ सुथरी जगह मुहैया कराना और फसल की क्वालिटी बढ़ाना है, ताकि उन्हें बाजार में अपनी पैदावार का सही दाम मिल सके। छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिला कोरबा के पहाड़ी व जंगल के खाली पड़े स्थानों पर सीड बॉल तकनीक से पौधारोपण और पौधा वितरण किया जा रहा है। इस वर्ष मानसून में 50,000 सीड बॉल के माध्यम से पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। पौधारोपण के लिए पहली बार ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिला कोरबा के पहाड़ी व जंगल के खाली पड़े स्थानों पर सीड बॉल तकनीक से पौधारोपण किया जा रहा है। कटघोरा वन मंडल में दुर्गम स्थानों पर पौधारोपण के लिए पहली बार ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। ड्रोन के माध्यम से पहाड़ी इलाकों के साथ ही जंगल में सीड बॉल गिराया जा रहा है। कटघोरा वन मंडलाधिकारी कुमार निशांत ने बताया कि इस वर्ष मानसून में 50,000 सीड बॉल के माध्यम से पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। सीड बॉल में जामुन, करंज और नीम की बीज डालकर उसे ड्रोन के माध्यम से जंगलों में गिराया जा रहा है। कटघोरा वन मंडल अंतर्गत इस वर्षा ऋतु में 1 जुलाई से हम लोगों के द्वारा जो है ये 7 परिक्षेत्र अंतर्गत लगभग 50,000 सीड बॉल जो है इसका छिड़काव कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम लोगों के द्वारा जामुन, करंज, नीम ये सब जो सीड्स जो जंगल में हमको उपलब्ध हुए हैं उनका हम लोग सीड बॉल में डालकर छिड़काव कर रहे हैं। लक्ष्य 50,000 का इस बार रखा है हम लोगों ने सीड बॉल छिड़काव करने का। वहीं कोरबा वन मंडल में आम लोगों को नर्सरी से निःशुल्क फलदार और इमारती पौधों का वितरण किया जा रहा है। कोरबा वन मंडल के नर्सरी में इस वर्ष 1 लाख से अधिक पौधे तैयार किए गए हैं, जिनका रोपण करने के साथ ही आम लोगों को निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। नर्सरी में पौधा लेने पहुंची डॉक्टर एम कुजूर ने बताया कि बेहतर पर्यावरण के लिए पौधा लगाना काफी जरूरी है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को कम से कम 4 पौधा अवश्य लगाना चाहिए, पर्यावरण संतुलन बना रहे। वन विभाग के नर्सरी में मैं पेड़ पौधे लेने आई थी और पर्यावरण को देखते हुए हमें सबको 8-10 पेड़ कम से कम साल भर में लगा ही लेना चाहिए, कहीं भी जगह देख के, ताकि हमारा पर्यावरण बैलेंस बना रहे और हम प्रकृति को बचा सकें। गौरतलब है कि कोरबा जिले में
वन विभाग द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बरसात के आते ही पौधारोपण का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। ऐसा पहली बार है जब सीड बॉल का छिड़काव ड्रोन के माध्यम से किया जा रहा है। वहीं वन विभाग द्वारा आम लोगों को पौधारोपण के लिए भी लगातार जागरूक किया जा रहा है। सोमेश पटेल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में तेजी से औद्योगिक विकास हो रहा है। बिहार अब केवल कृषि आधारित राज्य नहीं रहा, बल्कि देश का एक नया औद्योगिक केंद्र बनकर उभर रहा है। आज बिहार फूड प्रोसेसिंग, कपड़ा, पर्यटन, आईटी और बायोफ्यूल्स जैसे क्षेत्रों में निवेश का पसंदीदा स्थल बन चुका है। बिहार में उद्योग लगाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लागू किया है। निवेशकों को मात्र 7 दिनों के भीतर भूमि आवंटन किया जा रहा है। साथ ही प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल शेड जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे उद्योग जल्द शुरू किया जा सके। बिहार एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। यहाँ 8 इकाइयों में उत्पादन शुरू हो चुका है और 60 और इकाइयां भविष्य में शुरू होने वाली हैं। बायोफ्यूल्स को प्रोत्साहन देने के लिए नीति बनाई गई है, जिसके तहत 5 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाती है। बिहार स्टार्टअप नीति युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही है। इस नीति के तहत 10 वर्षों के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त सहायता दी जा रही है। किसान कम समय और कम लागत में फसलों का उत्पादन बढ़ा सके, इसके लिए सरकार द्वारा कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में अधिक से अधिक किसान तक कृषि यंत्रों की पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस कड़ी में कृषि अभियांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश द्वारा किसानों को सब्सिडी पर स्मार्ट सीडर, सुपर सीडर और हैप्पी सीडर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक किसान जो इन कृषि यंत्रों को सब्सिडी पर लाना चाहते हैं, किसान 21 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसके बाद प्राप्त आवेदनों के आधार पर विभाग द्वारा 22 जुलाई को लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी में चयनित किसानों को सरकार द्वारा इन कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें कि तीनों ही कृषि यंत्रों का प्रयोग फसल अवशेषों के प्रबंधन के साथ ही विभिन्न फसलों की बुआई में किया जाता है, जिससे फसल उत्पादन की लागत तो कम होती ही है, साथ ही फसल अवशेष के खाद में परिवर्तित हो जाने से उत्पादन भी बढ़ता है। आज देश के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में 24 जुलाई तक मानसून की गतिविधि तेज होने की संभावना है। इसकी वजह से केरल में आज कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार भारी बारिश के साथ साथ 22 जुलाई तक राज्य के कुछ हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। केरल के साथ ही तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु में 22 जुलाई तक और तेलंगाना में 24 जुलाई तक मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। माहे, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी 26 जुलाई तक बहुत तेज बारिश होने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक में भारी बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई जिलों में तेज बारिश के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हरियाणा में आज और कल भारी बारिश की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा में 26 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की आशंका है। ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गंगेय पश्चिमी बंगाल में बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा में कई स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने आज प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए राज्य के 4 जिलों में आंगनवाड़ी केंद्रों और विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। प्रदेश की राजधानी देहरादून में बीती रात से तेज बारिश जारी है। नैनीताल समेत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भारी से अत्यंत भारी वर्षा की संभावना के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया है। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए नैनीताल जिले के सरकारी और निजी विद्यालय बंद रहेंगे। चंपावत जिले में रात भर बारिश रही। अभी भी इलाके में हल्की बारिश जारी है। चंपावत प्रशासन ने जिले के मैदानी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी और विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है। इसके अलावा पौड़ी, गढ़वाल के कोटद्वार और लंसडाउन, सतपुली सहित पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है और जिसके कारण लोगों का जीवन ठप पड़ गया है। सुबह से ही लगातार रिमझिम बारिश हो रही है। पहाड़ों पर कोहरा छाया हुआ है।
अल्मोड़ा में रात से लगातार बारिश हो रही है। बागेश्वर में भी रात से रिमझिम बारिश हो रही है। वहीं कपकोट तहसील क्षेत्र में तेज बारिश होने से सरयू नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। बारिश से कपकोट पिंडारी मोटर मार्ग कई जगहों पर ध्वस्त हो गया है। मौसम विभाग ने 22 जुलाई को देहरादून और उत्तरकाशी जिलों में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। बांग्लादेशी नौसेना द्वारा हिरासत में लिए गए 34 भारतीय मछुआरों की सुरक्षित और शीघ्र वापसी के लिए भारत सरकार ने तीव्र गति से प्रयास शुरू कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार 14 से 15 जुलाई की मध्यरात्रि को मोंगला के पास बांग्लादेशी अधिकारियों ने 34 भारतीय मछुआरों को 2 मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों एफपी झोर और एफपी मंगमल लचंडी के साथ कथित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पार करके बांग्लादेशी जल क्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। घटना की जानकारी मिलते ही बांग्लादेश स्थित भारतीय उच्चायुक्त ने राजनयिक माध्यमों से बांग्लादेशी अधिकारियों के समक्ष इस मामले को उठाया और तत्काल काउंसलर पहुंच की मांग की। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश स्थित भारतीय उच्चायुक्त से संपर्क कर हिरासत में लिए गए मछुआरों की रिहाई के लिए राजनयिक हस्तक्षेप का अनुरोध किया था। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए असम के किसान धान और गन्ने की रोपाई कर लें। असम के किसान गन्ने और धान की खेतों में जलभराव को रोकने के लिए उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें। नए लगाए गए धान की फसल में निराई गुड़ाई का खास ख्याल रखें। खरपतवार या खराब पौधों को निकाल लें और उस स्थान पर नए पौधे रोपें। असम के किसान अदरक और हल्दी के खेतों से फालतू पानी को बाहर निकाल लें और उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें। वहीं मेघालय के किसान भारी बारिश के दौरान धान की रोपाई न करें। नर्सरी के आसपास उचित जल निकासी बनाए रखें। कद्दू, खीरा, करेला और लौकी की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले रोगों से बचाव के लिए इन पौधों के आसपास बारिश के पानी का ठहराव न होने दें। नागालैंड के किसान फिलहाल सोयाबीन की बुवाई न करें। यहाँ के किसान हल्दी और अदरक के खेतों में मल्चिंग करें। नागालैंड में सोयाबीन, मक्का और धान के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें। साथ ही यहाँ के किसान सब्जियों के खेतों और बगीचों में भी जलभराव की समस्या से बचने के लिए उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें। बात करें मिजोरम की, तो यहाँ के किसान धान के पौधों की रोपाई करें। यहाँ के किसान धान की खेतों के चारों ओर मेड़ बनाकर जल स्तर बनाए रखें। नागालैंड के किसान रागी, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली और मक्का के खेतों में उचित जल निकासी की सुविधा रखें। यहाँ के किसान टमाटर, मिर्च और बगीचों में भी उचित जल निकासी की सुविधा बनाएं। वहीं मणिपुर के किसान परिपक्व खरीफ धान की कटाई कर लें और कटी हुई फसल को सुरक्षित और सूखी जगह पर भंडारित करें। त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ के किसान धान और मक्का की खेतों में जल निकासी बनाए रखें। साथ ही मुख्य खेत की तैयारी रखें और धान के पौधों की रोपाई जारी रखें। त्रिपुरा के किसान इस समय अमन धान की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही अतिरिक्त वर्षा जल की निकासी के लिए नर्सरी बेड में उचित जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को
इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में यात्रा के दूसरे चरण में पीएम मालदीव जाएंगे। 26 जुलाई को मालदीव 60वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। पीएम उससे जुड़े केंद्रीय समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। 25 जुलाई तक चलने वाले मौजूदा विधानसभा का ये आखिरी सत्र हंगामेदार रहने के आसार। सत्र के पहले दिन राज्य सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए सप्लीमेंट्री बजट पेश करेगी। इसके साथ ही राज्यपाल की ओर से स्वीकृत क्रयादेशों और विभिन्न समितियों की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएंगी। बिहार में मतदाता सूची से संबंधित विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान का काम तेज गति से जारी। अभियान में केवल 5 दिन बाकी हैं। ऐसे में अब तक गणना फॉर्म न भरने वाले मतदाताओं की चुनाव आयोग ने तलाश तेज कर दी है। अभी लगभग 41 लाख लोगों का मतदाता पुनरीक्षण फॉर्म भरना बाकी है। इनमें से जो लोग काम धंधे के सिलसिले में घरों से अस्थायी रूप से बाहर हैं, उनसे मोबाइल फोन या फिर परिचितों के जरिए साधा जा रहा है संपर्क। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से किया इनकार। वकील मैथ्यू नेदुम्परा ने सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने रखा था मामला। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया। याचिकाकर्ता से कहा अपनी राजनीतिक लड़ाई कोर्ट के बजाय लड़िए। सुनवाई को 4 हफ्ते के लिए टाला। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी। नमस्कार।